क्योंकि आप लोग अगर बोल नहीं सकते हो ना तो कम से कम शेयर तो कर दो, लेकिन आप लोग शेयर भी करना नहीं चाहते हो। आप लोग डरते हो क्योंकि आपके बगल में जो सामंतवादी है, आप लोगों को डर लगता है उन सामंतवादियों से। मैं डरने वाले में नहीं हूं, और इन अंधभक्तों का, गोबर भक्तों का मैं इनको खुला चैलेंज करता हूं कि ये अंधभक्त, गंध भक्त और गोबर भक्त, इनका जो भी प्रवक्ता हो, वो चाहे संबित पात्रा हो। आज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से तमाम टेलीविजन चैनल के लोग, तमाम मीडिया के लोग ये कहा करते थे कि अडानी को लगा हजारों करोड़ का घाटा, अंबानी को लगा लाखों करोड़ का घाटा, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं दिखाया कि इस देश के अंदर रहने वाला जो किसान है, जिसके बदौलत की इस देश की 138 करोड़ आबादी 2 जून की रोटी खाती है और उसको जो है निवाला जाने के लिए ये सब्जी मिलती है, आखिर उस किसान की हालत क्या है। शेयर करते रहिए। जितने भी नेता आते हैं, जब चुनाव आता है तो कहते हैं हम भी किसान के बेटे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जब भी अगर आपके क्षेत्र में कोई सांसद आए, कोई विधायक आए, तो इसका माला बना के उसके गले में डाल देना। और जब इसका माला बना के आप उसके गले में डालोगे, तब उसको पता चलेगा कि आखिर ये सब्जी का रेट नहीं है, इसलिए हमारे गले में माला डाल रहा है। और जब भी गांव में आएगा तो संसद में जाएगा तो सब्जी की आवाज जरूर उठाएगा, एक किसानों की बात जरूर करेगा संसद में कि सब्जी का भी एमएसपी रेट तय होना चाहिए। आखिर अगर माचिस के डिब्बी का रेट तय होता है, साबुन की टिकिया का रेट तय होता है, पान बीड़ी मसाले का रेट तय होता है, तो ये सब्जी का एमएसपी क्यों नहीं तय किया जा रहा है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को इलाहाबाद की धरती से राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज कोरोना जैसे महामारी से लड़ते हुए आज देश के किसानों को 3 महीने हो चुके हैं। सरकार तो लड़ रही है, लेकिन सरकार अपना इनकम ऑफ सोर्स वह टैक्स बढ़ा के पूरा कर लेगी। लेकिन आज जो हमारे देश का किसान है, जो हमारे देश का मजदूर है, वह अपना इनकम एंड सोर्स कहां से बढ़ाने का काम करेगा। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर हमारे देश का जो किसान है, वह हमारे देश का जो मजदूर है, वो आत्महत्या करने पे मजबूर क्यों होता है। आप देख रहे होंगे कि हमारे हाथ में ये सब्जियां हैं, जिसमें कि तमाम सब्जियां हैं, तमाम प्रकार की सब्जियां दिखाई दे रही हैं आपको। आज यह सब्जियां पूरी तरीके से जो है वह खेतों में सड़ रही हैं, लेकिन जो हमारे देश की सरकारें हैं वह फायदा किसको पहुंचा रही हैं? जो लोग इस देश को लूट करके इस देश को लुटिया डुबोने वाले लोग हैं, जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, वो चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे विक्रम कोठारी हो और चाहे विजय माल्या हो, जो लोग देश के पैसे को लूट करके दुनिया में जाकर के सटल होने का काम कर रहा है, केवल सीधे उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। और जो हमारे देश का किसान है, जो हमारे देश का मजदूर है, जो भारत के रीढ़ कहा जाता है, जो इस देश का रीढ़ है, उस रीढ़ को पूरी तरीके से ये सरकारें तोड़ने का काम कर रही है, किसानों को विकलांग बनाने का काम कर रही है। आज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से तमाम टेलीविजन चैनल के लोग, तमाम मीडिया के लोग ये कहा करते थे कि अडानी को लगा हजारों करोड़ का घाटा, अंबानी को लगा लाखों करोड़ का घाटा, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं दिखाया कि इस देश के अंदर रहने वाला जो किसान है, जिसके बदौलत की इस देश की 138 करोड़ आबादी 2 जून की रोटी खाती है और उसको जो है निवाला जाने के लिए ये सब्जी मिलती है, आखिर उस किसान की हालत क्या है। जो इस देश को जिंदा रखने का काम कर रहा है, उसकी हालत क्या है। आज इस लॉकडाउन में मैं आपको बता दूं कि जो भी किसान थे, वह सारे लोग इस सब्जी की खेती करने के लिए बैंकों से ऋण लिए थे, जिसको केसीसी कहा जाता था। वह बैंकों का ऋण ले करके अपने खेतों की खेती की थी। उनको ये आशा थी, उम्मीद थी कि हमारी सब्जी का रेट सही मिलेगा, और जब हमारे सब्जी का रेट सही मिलेगा तो उसको हम बेचेंगे, और उसको बेच करके आने वाले समय में जब जुलाई आएगा तो उस जुलाई में अपने बच्चों की फीस जमा करेंगे।
उस जुलाई में बच्चों का नाम लिखवाएंगे, बच्चों के लिए कॉपी खरीदेंगे, उनके लिए कपड़े खरीदेंगे, और गर्मियों में जो रिश्तेदारों के यहाँ शादियाँ पड़ी होंगी उनकी शादियों में जाएंगे, कुछ मदद करेंगे ताकि आने वाले समय में हमारी मदद हो। लेकिन ये सरकारें पूरी तरीके से, आज आपने देखा होगा कि आज़ादी के 72 साल हो चुके हैं। इन 72 सालों में केवल पूंजीपति लोग जो हैं उन्हीं के दिन, और वही आज़ाद हैं, उन्हीं के दिन लौटे हैं। लेकिन जो हमारे देश का किसान है, जो हमारे देश का मजदूर है, जो इस देश के रीढ़ की हड्डी है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि यह जो है किसान को महज केवल जो है सब्जी उत्पादक, अन्न उत्पादक बना करके छोड़ दिया गया है। वह जो है अन्न तो पैदा करता है लेकिन अपनी ज़रूरत नहीं पूरी कर पाता, सब्जी तो पैदा करता है लेकिन वो अपनी ज़रूरत को नहीं पूरी कर पाता। और जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। उसके बाद मैं अंधभगत आए हैं, उन अंधभक्तों की आज तो ऐसी धुलाई करूंगा कि शायद वो कल्पना नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो गंध भक्त हैं ये फर्जी आईडी बनाते हैं और फर्जी आईडी बना करके लोगों को गाली देते हैं। तो अभी गाली हम इनको घुसा देंगे ऐसी जगह कि इतना दर्द होगा कि यहाँ शायद दिखाई नहीं पड़ेंगे। जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करें, इनवाइट करें, और मैसेंजर में जाकर लोगों को मैसेज करें ताकि लोग अधिक से अधिक जुड़ते रहें। और आप लोग 1000 लोगों को जैसे ही जोड़ लेंगे वैसे मैं आक्रामक तरीके से इन अंधभक्तों की तो ऐसी हड्डी पसली तोड़ूंगा कि ये यहाँ दिखाई नहीं पड़ेंगे। ये क्या बोलते हैं कि जयचंद हो, ये जयचंद बोलते हैं। इनसे पूछो जरा सा कि जयचंद की पैदाइश किसके कुल और खानदान में हुई थी? जो इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़वाने वाला जयचंद था, वह जयचंद पैदाइश किसकी था? वो हराम का पैदाइश इन्हीं लोगों के पीढ़ियों में था, और इन्हीं लोगों के पूर्वजों में था, और इन्हीं लोगों की पूर्वज है वो। आज अपने को ये देशभक्त बता रहे हैं, और इस देश को गुलामी में ये जो सच्चे देशभक्त अपने को सच्चे देशभक्त बताते हैं, ये उनकी औलादे हैं जो मुगलों के यहाँ बिस्तर गर्म करने का काम करते थे, अंग्रेजों के यहाँ पत्तल उठाने का काम करते थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे। वही लोग आज यहाँ देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेके आए हैं। और रही बात हमारे देशभक्ति के प्रमाण पत्र की, तो वह जाके ले लें, रेजांगला के युद्ध को पढ़ लो जा करके, कि वहां देख लो कि तुम्हारे जो है वो बाप दादा वहां जा करके इस देश को नहीं बचाए थे। वो हमारे जाबाज सिपाही जो हमारे कुल खानदान में पैदा हुए थे, वो किसानों के बेटे थे, मजदूरों के बेटे थे, और जिन्होंने कि रेजांगला में जाके 120 हीरो ने अपनी शहादत दे करके चीन को धक्का मार के पीछे भगाने का काम किया था। और जिसका कि आज तुम्हारे अब्बू, जो कि तुम्हारे आज जो है, जो तुम्हारे आका हैं, वो तुम्हारे आका जहां बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान में, वो चीन को धकेलने का काम नहीं किए थे, चीन को पीछे भगाने का काम नहीं किए। उन 120 रणबांकुरों ने हथियार उठा करके चीन को पीछे भगाने का काम किया था। और तुम लोग तो ऐसे हो कि पाकिस्तान की मुखबिरी करते हो और आतंकियों को हथियार सप्लाई करते हो। आज़ादी के पहले तुमने मुगलों के यहाँ मुखबिरी किया, और अंग्रेजों के यहाँ मुखबिरी किया, डचों के यहाँ मुखबिरी किया, फ्रांसीसियों के यहाँ मुखबिरी किया, और आज जिसकी सत्ता होती है उसके यहाँ तुम अपनी इज्जत को नीलाम करते हो। जिसकी सत्ता रहती है उसके यहाँ इज्जत नीलाम करते हो और बताते हो कहानी। और हम लोग मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि 1000 लोग जुड़ चुके हैं, और जितने भी साथी हैं मैं इन 1000 साथियों से कहूंगा कि आप लोगों को जोड़ते रहें। अगर आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहेंगे, लगातार जब लोग जुड़ते रहेंगे तो फिर मजा आएगा। ये अंधभक्तों के भी जो है अंधभगत अपने आप निकल लेंगे। आज देखिए जिस तरीके से हमारे देश का जो सांसद होता है, जो विधायक होता है, जब वो गांव में आते हैं, जब चुनाव आता है तो क्या कहते हैं कि हम भी किसान के बेटे हैं। उनसे कभी पूछो कि आज जो है इस तुरई का रेट क्या है, इस भिंडी का रेट क्या है, इस लौकी का रेट क्या है, इस करेले का रेट क्या है, जरा सा पूछिए उनसे, उनको पता नहीं है। आखिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब देश के अरबपतियों का अगर एक साबुन की टिकिया बनती है, एक माचिस की डिब्बी बनती है,
तो उसका रेट तय होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि हमने तो गेहूं का एमएसपी तय कर दिया, चने का एमएसपी तय कर दिया, मटर का एमएसपी तय कर दिया, लेकिन वह भी अपने रेट में नहीं बिक रहा है। तो मैं ये पूछता हूं कि इनकी आज़ादी के 72 साल हो चुके हैं, इन्होंने भिंडी का एमएसपी रेट तय किया है कि ये बाजार में क्या रेट बिकेगी? इन्होंने इस तुरई का रेट तय किया है, एमएसपी तय है कि ये क्या रेट बिकेगी? इन्होंने इस लौकी का रेट तय किया है कि ये लौकी मार्केट में क्या रेट बिकेगी? आज मैं आपको बता रहा हूं कि इसको 2 रुपए किलो कोई पूछने वाला नहीं है, 2 रुपए किलो कोई पूछने वाला नहीं है। और इसको भी 2 रुपए किलो कोई पूछने वाला नहीं है, और इसको कोई फ्री में नहीं ले जाने वाला है, इसको कोई फ्री में नहीं ले जाने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देश के पूंजीपति हैं वो कहते हैं कि हमारी फैक्ट्री घाटे में जा रही है, और जब उनकी फैक्ट्री घाटे में जाती है तो उनका ऋण माफ हो जाता है। लेकिन जब किसान की खेती घाटे में जा रही है तो इसका ऋण क्यों नहीं माफ होता? बैंक वाले आते हैं, उसके खेत में लाल झंडी गाड़ना शुरू कर देते हैं, कहते हैं तुम्हारी जमीनें नीलाम हो जाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी किसान साथी हैं, अगर आप किसान के बेटे हैं, अगर आप किसान के बेटे हैं, सच्चे किसान के बेटे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, ग्रुपों में शेयर करिए और अपने अपने टाइमलाइन पे शेयर करिए। और अगर आप किसान के बेटे नहीं हैं, आप अंधभक्त हैं और पूंजीपतियों के दलाल हैं, चाटुकार हैं, तो आप वीडियो मत शेयर कीजिए। लेकिन अगर आप किसानों के बेटे हैं, क्रांतिकारियों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, और आप अगर आपके खेत में अगर ये पैदा होती है, तो आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए। जितने भी नेता आते हैं, जब चुनाव आता है तो कहते हैं हम भी किसान के बेटे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी अगर आपके क्षेत्र में कोई सांसद आए, कोई विधायक आए, तो इसका माला बना के उसके गले में डाल देना। और जब इसका माला बना के आप उसके गले में डालोगे, तब उसको पता चलेगा कि आखिर ये सब्जी का रेट नहीं है, इसलिए हमारे गले में माला डाल रहा है। और जब भी गांव में आएगा तो संसद में जाएगा तो सब्जी की आवाज़ जरूर उठाएगा, एक किसानों की बात जरूर करेगा संसद में कि सब्जी का भी एमएसपी रेट तय होना चाहिए। आखिर अगर माचिस के डिब्बी का रेट तय होता है, साबुन की टिकिया का रेट तय होता है, पान बीड़ी मसाले का रेट तय होता है, तो ये सब्जी का एमएसपी क्यों नहीं तय किया जा रहा है? इस सब्जी का एमएसपी क्यों नहीं तय किया जा रहा है? इसलिए नहीं तय किया जा रहा है कि किसान अगर मरता रहेगा, मजदूर मरता रहेगा, तो वो चुनाव के समय हमारा झंडा और डंडा उठाता रहेगा। इसलिए ये किसानों को पीड़ा पहुंचाई जा रही है। आज किसानों की क्या स्थिति है? अगर जिस दिन बारिश होगी, जिस दिन किसान के यहाँ बारिश होगी, उस दिन उसके खेत में जब ट्रैक्टर चलेगा तो ट्रैक्टर के जुताई का उधार, बीज वाले का उधार, खाद वाले का उधार, सिंचाई का उधार, बच्चों की फीस स्कूल में उधार, डॉक्टर अगर दवा कर दिया तो दवा का पैसा उधार, यानी सारा काम किसान का उधारी चलता है, सारा काम किसान का उधारी चलता है। और बैंक का ऋण जो है वो ऊपर से रहता है, और इधर जो गांव में कर्जा हो जाता है वो ऊपर से हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर जरा सी बाढ़ आई तो किसान की फसल ले गई, जरा सा सूखा पड़ा तो किसान की फसल ले गया, लेकिन उसका ऋण कभी माफ नहीं होता। और यही जो पूंजीपति हैं, अगर उनकी फैक्ट्री घाटे में चली गई तो वो ताला लगा के चाबी बैंक के पास फेंक देते हैं कि अपना चला लो, हमसे तो नहीं चलता, तुम अपना चला लो। अब वो उसका नीलाम क्या करेंगे? लेकिन किसान का जो पुश्तैनी जमीन है वह छीन लेंगे, और छीन के जो है अडानी और अंबानी को देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही देश के विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विक्रम कोठारी, ये चोर डकैत जो कि 10-10 हजार करोड़ रुपए इनके नाम इनके बकाया था, लेकिन क्या बैंक में कभी इनकी लिस्ट चिपकी? क्या कभी इनकी लिस्ट नहीं लगी बैंक में कि इतने बड़े ये बकायेदार हैं? लिस्ट तो तब लगी जब ये विदेश भाग गए। लेकिन किसान जब 20,000 रुपए का कर्जा लेता है और नहीं जमा कर पाता, तो 2 साल बाद उसकी लिस्ट टंग जाती है बैंक में कि ये फला बड़ा बकायेदार है। 1.5 लाख 2 लाख का बकायेदार बहुत बड़ा बकायेदार दिखाया जाता है, और पूरी तहसील में उसकी बेइज्जत की जाती है कि ये सबसे बड़ा बकायेदार है, इतना इसका लोन है और ये भर नहीं पा रहा है। लेकिन यही विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, उसका जो है ये लिस्ट नहीं लगाएंगे। अगर उसका लिस्ट लगाएंगे ना तो इनके पिछवाड़े में वो बांस घुसा देंगे। इनकी औकात, इनकी हैसियत है, ये इसलिए लिस्ट नहीं लगाएंगे कि उसके यहाँ या कुत्तों की तरह जाके चापलूसी करते हैं, चाटुकारी करते हैं, चाहे बैंक वाले हों और चाहे इस देश के सांसद हों, चाहे विधायक हों। आज यही स्थिति है कि 6 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री की साख इतनी गिर गई कि देश का किसान, देश का बेरोजगार, देश का नौजवान
जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है और प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो है सम्मान करो। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह कहना चाहता हूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के दायरे से यह बाहर है, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो बनाया है वह देश की जनता ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो अपना काम करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जितना काम है वो अपना काम करें, और देश की जनता ने पीएम को बनाया है, वह सम्मान देगी कि अपमान करेगी? ये जनता का अपमान करेंगी, जनता इनका सम्मान देगी। ये जनता को लाठियों से पिटवाएंगे गरीबों को, और वो गरीब इनका सम्मान करेंगे। ये किसानों को जो है फांसी लगाने पे मजबूर करेंगे और किसान इनका सम्मान करेगा। किसान ने सम्मान तो किया, अब इतना बड़ा सम्मान किया, इनको इतना बड़ा जनादेश दिया कि इनको पूर्ण बहुमत में सत्ता में लाया, लेकिन इन्होंने किसानों के साथ और मजदूरों के साथ जब धोखा किया तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी कहा कि आपने जो वायदे किए थे वायदे पूरे करो? आपने एक बार भी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी आपने जितना भी वायदा किया था अपना वायदा क्यों नहीं पूरा कर रहे हो, पूरा करो उसे। लेकिन आप कह रहे हो आम जनता से कि प्रधानमंत्री का सम्मान करो। प्रधानमंत्री के ऊपर तो 420 का मुकदमा होना चाहिए। प्रधानमंत्री के ऊपर 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जनता का अपमान किया है और जनता के साथ झूठ बोला है। कोई भी आदमी अगर झूठ बोलता है तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा हो जाता है। और देश के सांसद, देश का विधायक और प्रधानमंत्री ये जनता के साथ जब झूठ बोलते हैं, ये लोकतंत्र का हनन करते हैं, तो इनके ऊपर आखिर मुकदमा क्यों नहीं होता? तब उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान में लेते? संज्ञान में लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उस समय संज्ञान में नहीं लेंगे। और जो पूर्व जजेज हैं, जो रिटायर हुए हैं, वो बताते भी हैं कि आज की अदालतें जो हैं वो न्याय के मंदिर नहीं रह गए हैं, क्योंकि अदालत में, न्यायालय में जाता कौन है? गरीब आदमी जाता है, किसान जाता है, मजदूर जाता है। जब उसको यहाँ प्रताड़ित किया जाता है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो वो लोग अदालत में जाते हैं। और अदालत में उनको क्या न्याय मिलेगा? अदालत का जो वकील होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 20-20 लाख रुपए फीस ली जाती है, हाई कोर्ट के अंदर 50-50 हजार रुपए फीस ली जाती है। तो वह गरीब आदमी 50 हजार रुपए फीस देगा, उसको अदालत में न्याय मिलेगी? कभी न्याय नहीं मिलेगी। और न तो न्याय की उम्मीद करना, न्याय की उम्मीद मत करिएगा। न्याय की उम्मीद तब होगी जब आप सड़क पे आएंगे, आप आंदोलन करेंगे, जो आपको संवैधानिक अधिकार है। आप लोग बाबा साहब को याद कीजिए, आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को याद कीजिए। बाबा साहब ने आपको जो हक और अधिकार दिया है, आप उस हक और अधिकार पे लड़िए। लेकिन आप हक और अधिकार पे नहीं लड़ते। इस देश का जो एक एक नौजवान है, जो किसान है, वो अपने हक और अधिकार की बात नहीं करता। अगर वो राजनीति में आता है तो सारे के सारे लोग केवल सीएम बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सांसद और विधायक बनना चाहते हैं। तो सांसद और विधायक बनने की लालच से जो आएगा वो देश के अंदर बदलाव नहीं कर सकता। देश के अंदर तो बदलाव तब होगा जब आप निस्वार्थ सेवा से आएंगे। मैं सोशल मीडिया पे जब आता हूँ, स्पीच देता हूँ ना, तो मेरी जो स्पीच ये लाखों लोगों तक पहुँचती है। ये आप लोगों के बदौलत इसलिए पहुँचती है ना कि मैं निस्वार्थ भाव से आवाज़ उठाता हूँ। मुझे लोभ है और लालच नहीं है सत्ता का। अब मुझे यह पता भी है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, ये सारे के सारे लोग ये अरबपतियों को ही पार्टी में रखना चाहते हैं और अरबपतियों को ही सांसद और विधायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मोटी रकम मिलती है, फंडिंग होती है। और आपके नाम पर केवल गुमराह करके ये वोट लेते हैं, आपकी आवाज़ नहीं उठाते। या आप बता दीजिए कि ये लोग सत्ता में रहे हों तो कभी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई आवाज़ उठाया हो? कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आवाज़ इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा संसद के अंदर नहीं जाता है। और जब जब किसानों ने संसद के अंदर पहुँचे हैं, वो चाहे देवी लाल रहे हों, चाहे बंसी लाल रहे हों, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हों, जब जब ये लोग पहुंचे हैं संसद के अंदर तो कोई न कोई किसानों के लिए और मजदूरों के लिए काम किए हैं और बदलाव हुआ है। लेकिन आज जितनी भी पार्टियां हैं वो सारे के सारे लोग, उनको टिकट देने के लिए क्या चाहिए कि किसके पास 10 गाड़ियों का काफिला है और कौन 1000 करोड़ का मालिक है। जो 1000 करोड़ का मालिक होगा ना, वो कम से कम जो 1000 करोड़ का मालिक होगा वो 10,000 करोड़ गरीबों का गला घोंटा होगा, उनके हक और अधिकार को मारा होगा, तब जाके इकट्ठा कर लिया होगा। नहीं तो जितने भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या जीवन में आप 1 करोड़ कमा सकते हैं मेहनत करके, परिश्रम करके?
अगर कमा सकते हैं तो आप बताइए, आप बताइए कि कोई भी आदमी परिश्रम करके मेहनत करके क्या 1 करोड़ कमा सकता है? तो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा करने वाले लोग डकैती डालते हैं, वो सरकारी ठेका लेते हैं, टेंडर लेते हैं, अवैध खनन करते हैं, वो चाहे नदियों में अवैध खनन करते हो, चाहे पहाड़ों पे अवैध खनन करते हो, और चाहे जनता के टैक्स की जो योजनाएं आते हैं ना, वो ठेकेदारी के माध्यम से वो लूटते हैं। आधा लूटते हैं और आधा ये सांसदों के यहाँ और विधायकों के यहाँ और ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं इनके यहाँ पहुंचाते हैं। सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। अगर आप सच्चाई बोलेंगे ना तो आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वही लोग आपका थोबड़ा बिगाड़ देंगे अगर आप कार्यालय में इनसे मिलने जाएंगे तो ये जितने भी पार्टी लोग हैं ये सारे के सारे लोगों की यही स्थिति है। यह लोग जो है आप लोगों को ये कभी नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर से गरीबी खत्म हो। ये चाहते यह है कि अगर देश के अंदर से गरीबी खत्म हो जाएगी तो जो हमारे झंडा या डंडा उठाते हैं चुनाव में, जो हमारे लिए भीड़ आती है, ये कहां से आएगी? आप बता दीजिए कि इनके चुनाव में एक भी इनकी भीड़ में कोई अरबपति आदमी जाता हो या कोई नौकरी करने वाला आदमी जाता हो, एक भी आदमी नहीं जाता है। कौन जाता है? किसान जाता है, मजदूर जाता है, गरीब जाता है, बेरोजगार नौजवान जाता है कि पुरानी सरकार बदलेगी, नई सरकार आएगी और हमारी आशा और उम्मीदों पर खरा उतरेगी, हमारा भी दिन बदलेगा, हमें नौकरी मिलेगी। इसलिए बड़ी आशा और उम्मीद के साथ लगता है और ये चाहते हैं कि इनको हमेशा गरीब बना के रखो। आज जो सब्जी की कीमत है पता है कि 2 रुपए किलो बिक रही है, 2 रुपए किलो। और जो ये गाय और भैंस का दूध है ये 15 रुपए लीटर बिक रहा है, 15 रुपए लीटर। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो गोबर भक्त, अंध भक्त यहां दिखाई दे रहे हैं, अगर ये निकल लें, चंद मिनट में निकल लें, और जितने भी साथी हैं मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए। आप लोग वीडियो पे क्लिक करिए, वीडियो को जैसे ही क्लिक करेंगे आपके बाएं साइड में देखेंगे तो वीडियो के नीचे शेयर लिखा होगा और उस शेयर के ऑप्शन को दबाइए। और जैसे ही शेयर के ऑप्शन को दबाएंगे आपके दाहिने तरफ लास्ट में 3 मुंडी बनी है, 3 मुंडी, और उस 3 मुंडी पे जाके क्लिक करें और ग्रुप आएगा, ग्रुपों में शेयर करें। ग्रुपों में शेयर करते रहें, क्योंकि आप लोग अगर बोल नहीं सकते हो ना तो कम से कम शेयर तो कर दो। लेकिन आप लोग शेयर भी करना नहीं चाहते हो, आप लोग डरते हो, क्योंकि आपके बगल में जो सामंतवादी है आप लोगों को डर लगता है उन सामंतवादियों से। मैं डरने वाले में नहीं हूं। और इन अंधभक्तों का, गोबर भक्तों का, मैं इनको खुला चैलेंज करता हूं कि ये अंध भक्त, गंध भक्त और गोबर भक्त, इनका जो भी प्रवक्ता हो, वो चाहे संबित पात्रा हो, चाहे संबित पात्रा हो, और चाहे अभी जो सपा से निकल के गया है जिसको अपने मंत्री का नाम तक नहीं पता है, मंत्री का नाम नहीं पता है, ट्रिलियन के जीरो का पता नहीं है, मैं उनको खुला चैलेंज करता हूं कि अगर किसी दिन चाहे तो ये इस पे बहस कर सकते हैं, इस पर बहस कर सकते हैं, इस पर, इस सब्जी पर। और आने वाले समय में मैं आप लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि अगर आप लोग अपनी आवाज को अगर उठाते रहे आप लोग, तो आने वाले समय में मैं चैलेंज करता हूं कि आपके सामान का एमएसपी तय होगा। इनकी औकात नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है कि आपके एमएसपी को ये तय न करें। लेकिन आप लोग अगर मुर्दों की तरह पड़े रहोगे, आप बोलोगे नहीं, तो आप तो जो है गूंगे हो ही, लेकिन आपकी आने वाली जो पीढ़ी है ना, वह आने वाली पीढ़ी कई साल तक वह बोल नहीं पाएगी और मूक बधिर पैदा होंगे, गूंगे पैदा होंगे और विकलांग पैदा होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, और अंध भक्त, गंध भक्त और गोबर भक्त यहाँ से निकल लें। ये 90 पैसे में कमेंट करते हैं, कितने में? मात्र 90 पैसे में। और अगर इनको दर्द होता है किसानों से, मजदूरों से, दलित वंचित शोषित समाज से, तो मैं ये कहूंगा कि आप जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से कहूंगा कि आने वाले समय में आप लोग कभी भी किसी भी मंदिर में अगर जाएं तो वहां फूल चढ़ा के वापस आना, वहां 10 रुपए चढ़ाने की कोशिश मत करना। क्योंकि जब आप वहां 10 रुपए चढ़ाते हो तो उस मंदिर में बैठा हुआ पुजारी काजू खाता है, पिस्ता खाता है, बादाम खाता है, और वहां आने वाली महिलाओं का शोषण करने का काम करता है और शोषण करता है। वह बलात्कारी बन जाता है, और जब बलात्कारी बन जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा झंडा लेकर के वहां खड़े होते हैं और उसको बचाने का काम करते हैं और कहते हैं कि जय हिंदू। तब जय हिंदू कहते हैं, और आपको तो कभी हिंदू ये मानते ही नहीं है। आपको हिंदू कहां से मानेंगे? आपको हिंदू मानते हैं केवल मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए। और जिस दिन आप
मंदिर में केवल फूल चढ़ाने का काम करेंगे ना, आने वाले समय में ये मंदिरों से सारे पुजारी निकल जाएंगे। ये मंदिर में एक भी पुजारी नहीं मिलेगा आपको। केवल आप अगर पैसा चढ़ाना बंद कर दीजिए, लेकिन आप जाओगे पैसा चढ़ाओगे तो वहाँ पुजारियों की तो लाइन लगी रहेगी ना। और वो आपको क्या बताएंगे कि तुम गरीब इसलिए हो कि तुम्हारे पूर्व कर्मों का जो पूर्व कर्म है ना, वो तुम्हारा पूर्व कर्म ठीक नहीं है। तुमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया था ना, वो तुम्हारा वो कर्म ठीक नहीं है। ये कहेंगे कि तुम्हारा बाप दादा कभी पूजा पाठ तो करवाया नहीं घर में, कभी यज्ञ हवन तो कराया नहीं, इसलिए तुम्हारे यहाँ गरीबी है। मैं ये पूछता हूँ कि ये झोला लेकर के पूरे दिन आपको पाखंड में कथा सुनाते हैं, पूजा कराते हैं, आखिर ये क्यों नहीं अमीर हो जाते? ये क्यों गरीबी का जीवन जी रहे हैं? लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जितने भी देश के किसान हैं, जितने भी देश के मजदूर हैं, जो भी किसानों के बेटे हैं, जो भी मजदूरों के बेटे हैं, आप लोग आवाज उठाइए और आवाज बनिए, क्योंकि जितनी भी विपक्षी में राजनीतिक पार्टियां हैं, ये न आपकी आवाज बन पाएंगे और न आपके लिए ये काम करेंगे। इनका केवल सत्ता से मतलब है या तो विपक्ष से मतलब है। अगर ये विपक्ष में भी बैठे रहेंगे तब भी इनकी रोटी चलती रहती है, क्योंकि अरबपतियों के द्वारा इनके घरों में चंदा पहुंचता रहता है। आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।